हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे विद मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आपका क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, फिर एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस का पहला एग्जांपल दैट इज आपकी बुक के अंदर दे रखा है, एग्जांपल नंबर 26। तो एग्जांपल नंबर 26 के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले एग्जांपल नंबर 26 रीड कीजिए मिसलेनियस का। A line makes an angle alpha, beta, gamma, and delta with the diagonals of a cube. Prove that diagonals of a cube बोला, और क्या बोला है प्रूव करने के लिए? Prove that cos alpha plus cos square beta, sorry, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equals to 4/3। ये आपको प्रूव करना है। तो काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया। ट्रिकी क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन को बस आपको ना समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार डायग्राम वायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा तो पता चल जाएगा। तो देखिए स्टार्ट किससे किया है इन्होंने। अ लाइन विच मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले आप एक क्यूब बना लीजिए यहाँ, राइट। तो एक क्यूब जो आप बनाओगे नॉर्मली वो कैसे बन जाएगा, आप देखो। ऐसा होगा वो आपका क्यूब, ठीक है। अब आपको क्यूब की खासियत तो पता ही है, क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये जो है, ये इसके ना नेमिंग कर देते हैं हम। ये पॉइंट आपका आ जाएगा ओ, इसको मैं इस पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। तो ये आपके बन गए ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये आपके पॉइंट्स मैंने नाम डाल दिए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर इस क्यूब की साइड, लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी, लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी ए। तो अगर क्यूब की साइड ए है तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना, सबके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है क्या होंगे, 0,0,0, ठीक है। अब सिमिलरली ये ध्यान रखना भाई, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। तो अब आप ये सोचिए कि ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दिमाग लगाना सिंपल। देखो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे ये ये जो है ना, यहाँ से ए डिस्टेंस पे, राइट। यहाँ से भी ए डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी ए डिस्टेंस पे, ई वाला पॉइंट। तो इसका होगा ए कॉमा ए कॉमा, ठीक है। सिमिलरली आप सबके निकाल सकते हो। जैसे ये हो गया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से ये ए डिस्टेंस पे है, राइट। तो एक्स का कोऑर्डिनेट ए, लेकिन वाई एक्सिस से ना कोई डिस्टेंस नहीं है इसका, 0, A,0। ऐसे ही जेड पे भी कोई नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपको क्लियर है कि ए कॉमा ये होगा, ठीक है। सिमिलरली आप बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, जी के निकाल सकते हो। जी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके ए कॉमा 0,A। क्योंकि ये जो जी पॉइंट है, ये जो है क्या कहते हैं, इससे ए डिस्टेंस की दूरी पे है, बट ये क्या कहते हैं, वाई एक्सिस से कोई दूरी पे नहीं है। जेड एक्सिस, ये ओरिजिन से जेड का कितना दूर है, ये आपकी ए की दूरी है। तो आपको मेन तो पहले इन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब आप किसी के भी कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन को रीड करो और सोचो इसमें क्या बोला है इसने, डायगोनल। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि भाई डायगोनल ऑफ अ क्यूब होते क्या है। डायगोनल होते हैं बेटा टू ऑपोजिट एंड में। देखो प्लेन के डायगोनल नहीं कह रहा, डायगोनल ऑफ क्यूब कह रहे हैं। तो एक तो हो गया ये 0 से ई तक, ये जो लेंथ जा रही है ना, ये लेंथ आपको देखने में छोटी लग रही है बट ये है नहीं इतनी छोटी। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब पहला हो गया डायगोनल ओ ई। दूसरा डायगोनल देख लो भाई, एक तो डायगोनल आपका ओ ई हो रहा है, राइट। उसके बाद क्या कहते हैं, आपके और भी डायगोनल्स हैं। ओ ई के बाद ए एफ, यहां से लेके यहां तक, ये भी एक डायगोनल है आपका क्यूब का, ठीक है। फिर इसके बाद आपका बी जी, ये और ये दोनों पॉइंट्स। तो मैंने बोला ए एफ बी जी, ये भी आपका एक डायगोनल, और लास्ट बचा सी डी, ये वाला, ये भी एक डायगोनल है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यार ये डायगोनल कैसे हम पता लगाएंगे, देखिए आप जिस भी रूम में बैठे हो, मोस्ट प्रोबेबली वो एक क्यूबिकल होगा या फिर क्यूबॉइडल होगा। आप क्या करना, सीलिंग की तरफ
अपनी सीलिंग की तरफ देखो, एक कॉर्नर में, कि कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो, ठीक है, उसके जस्ट ऑपोजिट में कोई भी फ्लोर का कॉर्नर देख लो। अगर आप वहां से लेके वहां तक एक रॉड फिक्स कर दो, तो वो जो रॉड की लेंथ होगी ना, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, सीलिंग के एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट में जो फ्लोर का कॉर्नर है, ठीक है, ऑपोजिट में फ्लोर के कॉर्नर, इसकी जो बीच से पूरी लेंथ होगी ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डायगोनल की लेंथ होगी उसकी। तो ये होता है आपका क्यूब का डायगोनल। ऐसे डायगोनल यहाँ पे 4 हैं पॉसिबल बनाने, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके डायगोनल्स आपने बना लिए। एक तो बन गया ओ ई, यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, ओ ई, फिर ऐसे ही आपका ये डायगोनल बन जाएगा। तो आपके ऐसे 4 डायगोनल्स पॉसिबल बन जाए। अब मेन चीज क्या है, आगे बोला है इसमें, हाँ, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। अब एक लाइन है, रैंडमली कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है, वो जो लाइन है वो एंगल पता है कितने बना रही है, अल्फा बना रही है, बीटा बना रही है, गामा बना रही है और डेल्टा बना रही है, इन सब के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ। अब मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ, अगर आपने कॉस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, अगर दो लाइनों के बीच में आपको ऐसे एंगल निकालना है तो ये होता है फॉर्मूला, राइट। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो ये बनता है b1 वेक्टर अपॉन b का मॉड डॉट b2 वेक्टर अपॉन b2, ठीक है, यानी कि एक का डायरेक्शन कोसाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन। इससे क्या मिलता है, अगर आप दो के डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करते हो ना आपस में, तो क्या मिलता है आपको, मल्टीप्लिकेशन पे आपको मिल जाता है एक एंगल उन दोनों के बीच का। ये भी डायरेक्शन कोसाइन है और ये भी डायरेक्शन कोसाइन है दूसरी का। तो अगर आपको किसी भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो आप क्या करो, उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस को डॉट प्रोडक्ट निकाल दो उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का, राइट। इस चीज को ध्यान में रखना, whenever you want to find the angle between two lines, what you have to do, you just have to find the dot product of those two line, ठीक है, उन दोनों लाइन का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम यही सेम चीज करने वाले हैं। तो उस चीज को करने से पहले हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता होने चाहिए, राइट। तो आप देख लीजिए, बहुत इजीली आप डायरेक्शन कोसाइंस तो निकाल ही लोगे। कैसे, देखो, आपको ओ ई के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो सबसे पहले ओ ई वेक्टर आपके पास होना चाहिए। ओ ई वेक्टर क्या होगा, ये देखो, ओ ई वेक्टर होगा आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए। तो देखो इसका क्या बनेगा, ए माइनस जीरो आई कैप, ए माइनस जीरो जे कैप, ए माइनस जीरो के कैप। आपको बताया था मैंने कैसे पोजीशन वेक्टर से आप लोग लाइन ज्वाइनिंग टू पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। तो ये आपका बनेगा ए आई कैप, ए जे कैप, फिर ए के कैप, ये आपका बन जाएगा, राइट। अब आप एक बात सोचिए, ओ ई वेक्टर आपने निकाला, आप ए एफ वेक्टर भी ऐसे ही निकाल सकते हो। तो ए एफ वेक्टर पता है क्या निकलेगा आपका, ये सोचिए, ए एंड एफ, एफ के कोऑर्डिनेट्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये जो है, ये बना रहा है कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, यहाँ ये है आपका क्या कहते हैं, इससे जीरो डिस्टेंस है, इसका जीरो डिस्टेंस है। इसका क्या है आपका, इसका है आपका ए डिस्टेंस, और इसका यहाँ से कितना है, ये भी ए। तो आपको एफ के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब क्या करोगे आप, ए एफ वेक्टर है, राइट। तो अब आप ए एफ वेक्टर को करो, तो ए एफ वेक्टर कैसे निकलेगा भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपका ये वाले कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब ए कॉमा जीरो। तो आप देख लीजिए इसको कैसे निकालोगे, ए माइनस जीरो आई कैप, ए एफ है ना, सॉरी, ए एफ है, तो पहले एफ के कोऑर्डिनेट्स पहले जीरो और ए के कोऑर्डिनेट बाद में ए, तो जीरो माइनस ए आई कैप, राइट। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाले में ए माइनस जीरो जे कैप, फिर ए माइनस जीरो के कैप। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। सिमिलरली बेटा आप सारे सारे निकाल लोगे। अभी तो आपने बेटा वेक्टर्स निकाले हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको समझने की कोशिश करना। अब ऐसे ही ओ ई का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब आपको एक तरह से यूनिट वेक्टर निकाल लो, है ना भाई। वो कैसे निकाले जाते हैं, ओ ई वेक्टर अपॉन अंडर रूट कह रहा हूँ, सॉरी, ओ ई वेक्टर का मॉड,
ऐसे निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप अपॉन ओ ई वेक्टर, राइट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने कैसे निकाल दिया इसको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा इसकी मॉड्यूलस की मैग्नीट्यूड की जगह, फिर ए अपॉन अंडर रूट दिस। तो आप देख लीजिए ये जो नीचे का सॉल्व होकर आएगा रूट 3a आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाता है ऐसा 3a स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ये आपका रूट 3a आ जाएगा सॉल्व होके, ए से ए कैंसिल होगा, ए से ए, ये वाला ए से ए, तो आपका बन रहा है 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, राइट। ये बेटा आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं इसके, राइट। तो ये यूनिट वेक्टर आ गए एक तरह से आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आ गया ओ ई कैप, ये यूनिट वेक्टर आ गया, इससे आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं ये और ये, ठीक है। अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि क्या कहते हैं, सिमिलरली आप ये भी निकाल लोगे ए एफ कैप। ए एफ कैप मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ भाई, आपका कितना आएगा, आप ऐसे ही निकालना जैसे ओई कैप निकाला वैसे ही आप ये निकाल दोगे, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही आप बीजी कैप निकालोगे, तो बीजी कैप आपका देख लो भाई कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये सारे मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, आप खुद निकाल लेना। या तो आप ना सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। फिर इसके बाद लास्ट है इतना आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप, ठीक है। तो ये सारे आपने निकाल लिए हैं, आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन मिल गए हैं, इसका है ये, इसका है ये, इसका है, ठीक है। अब भी काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे आगे का स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था आपको, उसने बोला था कि भाई क्या कहते हैं आपकी एक लाइन है वो एंगल बना रही है कितने हैं, क्या कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ठीक है, एक लाइन है। तो आप पता है क्या करना, उसको लिखना लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन बी एल एम एल एम एंड एन, ठीक है। तो ये हो गया आपका उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जिससे आपको एंगल निकालने इन डायगनल्स के, ठीक है। तो अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी भी क्या कहते हैं, अगर आपको किसी लाइन का एंगल निकालना है तो अल्फा, बीटा, गामा ये जो एंगल्स अगर आपको निकालने हैं, तो अब मान लीजिए अल्फा बना रहा है ओ ई वेक्टर के साथ, ठीक है। ये जो लाइन है ना, जो मैंने आपको बोला लेट कर लो, एक लाइन है जो ओ ई डायगोनल के साथ एंगल बना रही है अल्फा। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर यूनिट वेक्टर का, एक ही बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा, 1 बाय, चलो इसको वही कर लो आप, क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या निकलेगा भाई, ओ ई कैप इंटू इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, इसका होगा एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप, राइट। अब आप एक बात खुद सोचिए, इसका है आपका ये निकल रहा है ओ ई वेक्टर का, आपका क्या निकल रहा है ये, इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो कितना बनेगा, √3l प्लस 1/√3m प्लस 1/√3n, राइट। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/√3, ब्रैकेट में क्या रहेगा, l प्लस m प्लस n। ध्यान रखना भाई, इसको मैंने ये पुट किया है, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाला, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद इतना आया, कॉमन निकाला, कॉस अल्फा की वैल्यू भाई आपकी इतनी आ रही है, राइट। इसका ध्यान रखना, जैसे आपने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली है उसी तरीके से आपको कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है, और कॉस बीटा किसके साथ एंगल बनाएगा, आपका ए एफ के साथ, ठीक है, और गामा इसके साथ और डेल्टा इसके साथ। तो सिमिलरली जब आप कॉस बीटा निकालोगे तो ओ ई कैप की जगह ए एफ कैप को यूज करो। तो मैं इसको यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ,
तो ये जो है आपका देख लीजिए कितना होएगा। ऐसे ही कॉस बीटा आपका आ जाएगा 1/√3। देखो 1/√3 तो बेटा मैं सब में कॉमन ले लूंगा। अभी ये नेगेटिव साइन की वजह से देखो यहाँ पर जो एल होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा अंदर का। माइनस एल, जैसे यहाँ तक मैंने सॉल्व किया ना, आप भी सबको ऐसे सॉल्व करना। माइनस एल प्लस एम प्लस एन। ऐसे ही कॉस गामा आपका आ जाएगा 1/√3। इस केस में आपका माइनस एल, सॉरी प्लस प्लस होएगा ये तो माइनस एम एंड प्लस एन। ऐसे ही कॉस डेल्टा के केस में 1/√3 कॉमन, एल प्लस एम माइनस एन। ये इतना आ गया। अब आपका काम बहुत एक सिंपल सा रह गया है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन सबका स्क्वायर कर देना है और उस जो आपको प्रूफ करना था ना उसके एलएचएस में पुट कर दो इसका स्क्वायर करके। तो जैसे कि इसका स्क्वायर क्या होगा भाई आपका 1/√3 का 1/√3 एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर है ना, इतना हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर होएगा तो ये आपका बनेगा 1/3 एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। राइट, ये आपका इतना आ जाएगा। ऐसे ही आपका क्या कहते हैं दूसरा वाला भी आप निकाल सकते हो। ये आ जाए, ये आपका आ गया कॉस एल्फा का स्क्वायर है ना। ऐसे ही कॉस बीटा का स्क्वायर में ये 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 बेटा सब में कॉमन आ जाएगा एक बार आप जब ध्यान दोगे। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, आपको बेटा आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है उसको। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिटी लगा के ओपन करना पड़ेगा। तो आप आइडेंटिटी लगा के जब ओपन करोगे तो आपको आंसर आपका मिल ही जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना भाई, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है ना एलएचएस, उसमें बस पुट करना है आप इसको। जब पुट करोगे आपको आंसर इजीली मिल ही जाएगा 4/3। तो ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 27। इसमें देखिए आपको क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट। यानी कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है जिसके अंदर ना ये पॉइंट है, यानी कि वो प्लेन की जो भी इक्वेशन होगी वो इसको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, और दो प्लेन्स आपको दे रखे हैं उसके परपेंडिकुलर भी है। राइट, तो इस प्लेन को ना मैं पहले नॉर्मल इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 5 था उसको मैंने इधर भेज दिया। ऐसी नेक्स्ट एक्स प्लस 2y माइनस 3z माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ध्यान रखना आपको क्या निकालना है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके अंदर ये पॉइंट हो एंड वो प्लेन इसके और इसके परपेंडिकुलर हो। बहुत इजी है। तो आप पहले बोलोगे लेट द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन बी। प्लेन की इक्वेशन अब देखना मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर आपको याद हो आपको बताया हुआ था प्लेन की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगी बी एक्स वाई माइनस y-y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको क्या कहते हैं सिखाई हुई है प्लेन की इक्वेशन। तो अब यहाँ पे एक बात सोचिए, यहाँ पे ए बी सी, बेटा ये जो है ना ये तो डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं और ये होते हैं जो प्लेन से जो पॉइंट पास कर रहे हो। तो ये आपको पॉइंट्स गिवन है, तो आप x1 की जगह ये पुट कर सकते हो, y1 की जगह ये, z1 की जगह ये। तो a की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे a की जगह तो यही रहेगा, x1 की जगह लिखोगे आप इतना 1, b y माइनस माइनस 1 मतलब +1, y1 की जगह -1 पुट करोगे तो ये c z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी आपको बेटा अगर ए बी सी की जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको अगर मिल जाती है तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये चीज दे रखी है। अब ध्यान देना, ये वाला प्लेन, ये जो आया आपका प्लेन, ये जो प्लेन है क्वेश्चन में बोला है दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। तो पहले आप इसको और इसको देखोगे बेटा, अगर ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ध्यान देना इनके ये जो है ना डायरेक्शन रेशियो वाले पार्ट, एक्स के साथ जो 2 लगा है और इसके साथ ये 3 लगा है, इसके साथ 2 लगा है, इनका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो इज इक्वल्स टू 0 आता है। तो आप ऐसे लिखोगे अप्लाइंग द कंडीशन, इसका नाम भी रख लो, ये पाई प्लेन मान लो, इसका पाई 1 प्लेन, ये है आपका पाई 2 प्लेन। ठीक है,
अप्लाइंग द कंडीशन दैट पाई एंड पाई वन आर परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, इनके बेटा ये जो होते हैं ना, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट ए और ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2a, ऐसे ही b और इसका 3 प्लस 3b, ऐसे ही ये c और इसका ये -2, तो ये आपका आएगा -2c इज इक्वल्स टू 0 होता है। आपको रीजन बताया था कि बेटा जब भी हम एंगल्स से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो हमें डायरेक्शन रेशियोज में इंटरेस्ट होता है, बाकी इन कोऑर्डिनेट्स का हमको लेना देना नहीं होता। और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, मतलब इसका जो आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, वो इज इक्वल्स टू 0 आता है, क्योंकि कॉस होता है उस केस में 90, राइट। तो ये आपका इतना आ जाएगा। सिमिलरली पाई एंड पाई टू आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। उस हिसाब से a इंटू 1 करोगे, दैट इज a, फिर प्लस ऐसे 2b आ जाएगा, फिर -3c आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपके पास बेटा इक्वेशंस तो सिर्फ दो है, और आपको निकालनी ए बी सी की वैल्यू है। तो इस केस में ना ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, हम किसी एक के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे मतलब इन दोनों की वैल्यू किसी एक के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल देंगे। देखो कैसे, आप क्या करो, यहाँ से ना ए की वैल्यू निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू बी, निकालना है बी निकाल लो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो। 2a की वैल्यू चलो निकालो, 2a की वैल्यू क्या आएगी, 2c -3b, राइट। कितनी आ गई, 2c -3b। अब इस 2a की वैल्यू से आप ये निकाल सकते हो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी आपकी c -3/2b। इस 2 को उधर भेजोगे तो इतना आ जाएगा, राइट। या फिर हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना कर लो। फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लो a की जगह, c -3/2b प्लस 2b -3c इज इक्वल्स टू 0। आपका ये इतना आ गया, राइट। एक काम और कर सकते हैं हम, ये आपने इतना निकाल लिया ना, इट इज फाइन। एक काम करो, ये तो इतना आ गया, इसको सॉल्व कर लो भाई। ये कितना आएगा आपका, इससे और ये आपका -2c बनेगा, -2c लिखो, ये हाफ b बनेगा इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है 0। अब आप इसको इससे सॉल्व कर लीजिए, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है ये आपका आएगा, ये हाफ भी आ गया, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना आपको, तो एलसीएम ले लीजिए, b -4c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देख लीजिए ये आपका b कितना आ रहा है, ये b आ रहा है आपका, इसको इसको इधर भेजोगे तो b इज इक्वल्स टू 4c आ जाएगा। ठीक है, b अगर 4c है ना, उसको यहाँ पे पुट कर लो आप, तो ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, c -3/2, b की जगह 4c, इसकी जगह ये कैंसिल हुआ, ये 2 आ गया, तो ये आपका a आ रहा है -5c। ठीक है, अब आपका काम बहुत सिंपल रह गया, आप ना इस इक्वेशन में इनको पुट कर दो। अभी पता चलेगा इससे फायदा क्या होगा। आपने a की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू c निकाली, b की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू c निकाली, और c की वैल्यू तो c ही रहेगी यहाँ पे। c को कॉमन लेके राइट साइड में भेज दोगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए कैसे, ये मैंने 5a पुट किया a की जगह, यहाँ तो x -1 ही रहने दिया, फिर b की जगह मैंने 4c पुट किया यहाँ पे मैंने y+1 रहने दिया, फिर प्लस c z-2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो बेटा c कॉमन आ रहा है, सॉरी ये 5c होगा ना, 5a नहीं 5c, माइनस a की जगह मैंने -5c पुट किया है, तो देखो c कॉमन आ रहा है आपका, तो यहाँ क्या बचेगा, -5 x-1 प्लस 4y+1 प्लस 1 ही रहेगा ये आपका, है ना, z-2 इज इक्वल्स टू 0। तो इतना आ गया। अब आप बस इसको ओपन अप कर लो और सॉल्व कर लो। ये आपका ओपन होएगा तो ये आएगा -5x + 5 + 4y + 4 z-2 इज इक्वल्स टू 0। तो देख लीजिए भाई ये कितना आ रहा है आपका सॉल्व होने के बाद। इसको -5x को उधर भेज दो तो +5x आ गया, 4y को उधर भेजोगे तो -4y हो जाएगा, z को उधर भेजोगे तो -z हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, इस साइड वाले टर्म्स को ये रहने दो, 5 और 4 9, 9 में से 2 गए 7 इज इक्वल्स टू 7।
तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन रिक्वायर्ड थी वो ये हो गई। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसको करने का तरीका यही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 28। ये काफी इजी है, तो मैं बुक के मेथड से नहीं जाने वाला इसमें। एक अपना सिंपल सा मेथड रखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको एक पॉइंट बोला हुआ है, दैट इज 659। ये एक पॉइंट है, आपको डिस्टेंस निकालना है इसका, एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। ए 3 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, बी 5 2 4 एंड सी -1 -1 एंड 6। आपको बोला है कि ये इसका डिस्टेंस निकालना है आपको, इस इन तीनों पॉइंट से जो भी एक प्लेन फॉर्म होगा उससे। तो आपको पता होना चाहिए कि यार आपने एक सीखा हुआ है कि जब 3 पॉइंट्स होते हैं तो इसको ए वेक्टर मान लो, ये आपका बी वेक्टर मान लो, ये सी वेक्टर मान लो। तो आप इजीली वो निकाल सकते हो। आ, ये टर्म निकाल सकते हो आप, इससे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो आप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लोगे इन तीनों पॉइंट्स की। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को जब आप निकालोगे ना, तो आपके पास एक तो ऐसे देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन को बेटा हमेशा इस फॉर्म में लिखोगे आप, है ना, आर वेक्टर वेक्टर डी वेक्टर, क्या सॉरी डी। ठीक है, ये इस फॉर्म में आई जाएगी आपकी, राइट हैंड साइड में आपका ये आ जाएगा टर्म। ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने एक सीखा हुआ है डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अगर आपको याद हो, आपने ये ऐसे सीखा हुआ था, सॉरी, ये आपने ऐसे सीखा हुआ था, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन एन वेक्टर का। ठीक है, ये आपने सीखा हुआ है निकालना। तो आप इसको देख लीजिए कैसे अप्लाई होगा। इसके अंदर जो ए वेक्टर का टर्म होता है, मैंने आपको बताया था, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है ना वो होता है। यानी कि यहाँ पे बोले तो 6i कैप 5j कैप 9k कैप, ये होगा आपका ए वेक्टर का पार्ट। एन वेक्टर आप जब इसको सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालोगे ना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में निकालना। तो उसमें जो एन आर वेक्टर के साथ जो वेक्टर होगा, ये आपका एन वेक्टर होगा। और जो स्केलर की क्वांटिटी जो सॉल्व होके आएगी, जो राइट साइड में आप भेजोगे यहाँ से सॉल्व करने के बाद, वो आपका डी होगा। उस डी को यहाँ पुट करना, एन का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये तो एक तरह से मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया, आप इसको अपने आप से सॉल्व करना। अब देखिए, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 29। ये एग्जाम्पल भी काफी इजी है। इसमें बोला है शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। तो बस आपको यहाँ पे कोप्लेनर की कंडीशन पता होनी चाहिए और इक्वेशन ऑफ अ लाइन को प्रॉपरली लिखना आना चाहिए। तो ये आपका अल्फा माइनस डेल्टा, ये है आपका y माइनस ए ना अल्फा इज इक्वल्स टू z माइनस ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डेल्टा, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू z माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। ये दोनों कोप्लेनर बतानी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई कोप्लेनर की कंडीशन आपको क्या बताई थी। ये आपको बताई थी ऐसे कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और नीचे आना चाहिए था आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर ये इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट these lines are coplanar, right? अब तो पहली बात आती है, ये भाई कोऑर्डिनेट्स कहाँ से निकाले जाएं। आपको पता है लाइन में जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ऊपर होता है ये x1 y1 z1। लेकिन क्या ये ठीक फॉर्म में है अभी? तो इसका आंसर है नहीं, इसको ठीक फॉर्म में लाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर से देखो बेटा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस आप कॉमन लोगे ना, तो ब्रैकेट में बचेगा इतना, अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा। तो ऊपर का तो ये वाला सही है, ये वाला भी आपका सही है। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ऊपर से, तो a प्लस डी बचेगा, और नीचे वाला तो है ही ठीक। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। x माइनस कॉमन लोगे, b माइनस सी रहेगा अंदर, बीटा माइनस अल्फा। सेम यहाँ पे y माइनस, ये तो ठीक ही है, और z माइनस कॉमन लोगे, b प्लस सी बीटा प्लस अल्फा। अब बस यहाँ से आपको वैल्यू का ध्यान रखना है। ये जो है ना बेटा, ये x1 होगा आपका, दिस इज x2, दिस इज सॉरी x2 कह रहा हूँ, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज z1।
दिस इज x2 y2 z2। ये जो पार्ट है आपका, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये आपका a1 b1, दिस इज c1, दिस इज a2 b2 c2। ये जो मैंने मार्क करे है ना सारे, बस आपको यहाँ पे बेटा पुट करने, तो वो आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। x2 माइनस x1, x2 क्या है भाई आपका, x2 है आपका b माइनस सी, b माइनस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ b माइनस सी में से सब्ट्रैक्ट करना है x1, x1 आपका कितना है a माइनस डी, राइट। तो ये आपका देखो कितना आ गया भाई तो ये आप x2 माइनस ये इतना करोगे तो b माइनस सी a, सॉरी a प्लस डी आएगा ना, कितना है ये आपका a माइनस डी था ना, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा b माइनस सी माइनस a प्लस डी, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे लिखोगे b माइनस सी प्लस b माइनस सी माइनस ए प्लस टी। सिमिलरली y2 माइनस y1 कर लीजिए, तो y2 माइनस y1 मतलब आपका y2 है ये y माइनस बी, सॉरी y माइनस बी कह रहा हूँ, सॉरी b है, ठीक है। तो b और यहाँ पे ये है a, ये y1, b माइनस a, तो ये आपका b माइनस a आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको करोगे ये आपका आएगा z2 माइनस z1 मतलब b प्लस सी में से सब्ट्रैक्शन करना है आपको a प्लस डी का, तो ये आपका आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ठीक है। अब a1 की जगह नीचे जो टर्म है यही एज इट इज पुट कर दो, अल्फा माइनस डेल्टा, फिर ये नीचे से अल्फा, फिर ये a प्लस डेल्टा, फिर यहाँ पे बीटा माइनस गामा, फिर देन बीटा, दिस इज बीटा प्लस गामा। अब बेटा आपका पता काम क्या रह जाएगा, आपको ना इसको ना अगर याद हो आपको करना पड़ेगा इसको सॉल्व डिटर्मिनेंट की तरह से। अब आप इसको ओपन अप करने मत बैठ जाना, चलो माना कि ओपन भी करोगे यहाँ से डिटर्मिनेंट को, तब भी आंसर तो आपका 0 आएगा, बट वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है, आप एक बात सोचो यहाँ पे कि ये है b माइनस ए का टर्म, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये है अल्फा माइनस डेल्टा, ये है आपका कितना, हाँ इसको अल्फा लिखना भाई, ये अल्फा है, ये नहीं है, अल्फा है, ठीक है। ये है आपका अल्फा प्लस डेल्टा और ये है आपका बीटा प्लस गामा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपका सिंपल सा एक प्रोसीजर है, आप इस कॉलम 1 को और कॉलम 2 को ऐड कर लो। अगर ये आपको यहाँ पे प्रोसेस लगाना पड़ेगा, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया, अभी आपको दिख जाएगा कि ये जो b माइनस ए का टर्म ना, यहाँ पे देखो b माइनस ए का टर्म हमको मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, बी माइनस है, यहाँ पे भी बी माइनस है, दोनों ऐड होंगे तो ट्वाइस ऑफ बी माइनस है आ जाएगा, और ये टर्म तो सेम रहना ही है, इसको एज इट इज रहने देना ठीक है। यहाँ से देख लीजिए ये आ जाएगा, इसको और इसको ऐड कर लो तो ये ट्वाइस ऑफ अल्फा आ जाएगा, नीचे ऐसी ट्वाइस ऑफ बीटा आ जाएगा, ये तो सेम रहना ही है, बीटा बीटा प्लस, यहाँ से बेटा देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर रहने दो, अंदर क्या रहेगा b माइनस ए अल्फा बीटा, यहाँ पे b माइनस ए अल्फा बीटा, बाकी b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, इसी सेम चीज को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा। आपने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 इंटू 0 इज 0। तो अगर ये आंसर आपका 0 आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन से दैट दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, दैट्स इट। इसको यार मैंने कॉलम को यहाँ ऐड किया था ना, ये C3 होगा, राइटिंग प्रॉब्लम कर दी, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 30, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप एक नया कॉन्सेप्ट सीख ही लोगे। तो देखो इसको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे आपने 2D के अंदर पढ़ा था कि एक्स एक्सिस की, ध्यान रखना आपने 2D के अंदर पढ़ा था एक्स एक्सिस की एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन कोई आपसे पूछता है तो आप बोलते हो कि भाई
ये जो है एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी होती है भाई इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0। ऐसी y एक्सिस जो होती है, y एक्सिस की भी एक इक्वेशन होती है, उसकी क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही प्लेन्स के केस में भी भाई प्लेन की भी इक्वेशंस होती है वेक्टर फॉर्म में। अगर बोलता है कोई एक्स वाई प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, तो आप लिखोगे एक्स आई कैप वाई जे कैप। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये पोजीशन वेक्टर होता है, मतलब ये कहने का मतलब है कोई भी पोजीशन वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है ना, ध्यान रखना कोई भी कोऑर्डिनेट, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी वाई जेड प्लेन पे अगर कोई लाई करेगा कोई भी, तो फिर उसको वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से डिनोट किया जाएगा। ऐसे ही एक्स जेड प्लेन पे होगा तो उसको बोलेंगे हम एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, राइट। अब इसी चीज को ध्यान में रखना है, ध्यान रखना ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस प्लेन। तो ये जनरल फॉर्म हो गई इसकी। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा, एक लाइन है कौन कौन से पॉइंट्स के थ्रू, ये, और दूसरा है 5 1 6। ठीक है, क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन, ये ना आपके एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो अब आप एक बात सोचिए, उस पॉइंट को कुछ भी ले सकते हो, डी ले लो, उस पॉइंट को जो क्रॉस कर रहा है, ये आपका एक प्लेन जा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, और ये एक लाइन जा रही है क्रॉस करते हुए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगी, और ये कह रहा है कि यहाँ पे इस इंटरसेक्शन को डी मान लो। अब जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ बोल रहा है कि भाई ये एक लाइन है, ये इस प्लेन से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। ठीक है, तो ये आप मान लो कि ये पॉइंट हो गया आपका कोई भी डी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं इसको, ठीक है, डी पॉइंट। और इस डी के बेटा, ये जो मैंने आपको भी बताया, अगर ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो आप इसके ये कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो ये। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसके पोजीशन वेक्टर आप मान के चलो कि ये है, राइट। अब नेक्स्ट, आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये दे रखी है, तो पहले आपको लाइन की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे पता है कैसे निकालोगे, आपको सिखाई हुई है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते थे, दो केसेस में निकाल सकते थे। एक तो जब आपके पास एक पोजीशन वेक्टर गिवन हो और डायरेक्शन गिवन हो, तो आप डायरेक्टली निकाल दो, या फिर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, तो दो पॉइंट्स के केस में आपको निकालना सिखाया था, कैसे निकालते थे, ये निकलती थी ऐसे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकलती थी व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। तो इस हिसाब से अगर आप जब निकालोगे ना, तो बेटा ये ऐसे निकलेगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस ए कैप, ये इसको ए वेक्टर माना मैंने, इसको बी वेक्टर माना, प्लस लैम्डा, बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करो 2i कैप, 1 में से माइनस 3j कैप, 6 में से ये 5k कैप। ध्यान रखना इसमें मैंने पुट कर दिया ये बी वेक्टर, ये वेक्टर, यहाँ पे ये चीज आ गई। अब क्या करना है, आर वेक्टर को ना आई कैप वाले टर्म साथ में लाओ, इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो 3i कैप प्लस 2 लैम्डा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी 4j कैप माइनस 3, ये लैम्डा भी तो मल्टीप्लाई होगा ना इससे, यानी माइनस 3 लैम्डा, तो आप इसको लिख सकते हो 4 माइनस 3 लैम्डा जे कैप। लास्ट वाला पार्ट ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 5 लैम्डा के कैप। ये आपका इतना आ जाएगा सोल्व होने के बाद। ठीक है, अब एक चीज का भाई ध्यान रखना है आप लोगों को, बेटा ये भी जो है ना, ये जो क्या कहते हैं आपका आर वेक्टर है, आपको बताया हुआ है आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, यही तो होता है। अब बेटा यहाँ पे ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी मिसलिनियस में काफी जगह यूज होगी जब भी बात आएगी इंटरसेक्शन की। ध्यान रखना, मैं इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। जब भी आपकी लाइन जो है ना प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करे, तो आपको हमेशा पता है क्या करना है, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, और ना यहाँ पे ना इक्वेट करना है। आप देखिए, अगर आपको याद होगा, अगर आपको इंटरसेक्शन निकालनी होती थी ना दो लाइन की, तो आप क्या करते थे, जैसे मान लो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 6, तो आप क्या करते थे, एक की वैल्यू निकालते थे यहाँ से दूसरे में सब्सटीट्यूट करते थे, राइट। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही सब्सटीट्यूशन सा करना है, बट कैसे करना है ये देखो। आपके पास ये जो पोजीशन वेक्टर है ना बेटा, ये है एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो होएगा ना आपका, ये और ये दोनों आपस में इक्वल, आप इक्वेट करने पड़ेंगे, तभी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे।
तो आपको क्या इक्वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स आई कैप वाई जे कैप। क्योंकि देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, बेटा ये जो आर वेक्टर है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है एक्चुअली, ये सारे पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन के, राइट। दिस आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पोजीशन वेक्टर्स लाइन ऑन दिस लाइन। तो एक पोजीशन वेक्टर आपके पास गिवन है, और वो क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब यहाँ पे आप वो पुट कर दो, इस आर वेक्टर की जगह ये पूरा पुट करने की बजाय आप पुट करोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जीरो के कैप भी बोल सकते थे भाई, ठीक है, आप यहाँ पे प्लस जीरो के कैप भी बोल सकते थे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये इसको इक्वेट करना है, 3 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 4 माइनस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 5 लैम्डा के कैप, राइट। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको इजीली एक वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, इस x को इसके साथ करना है, x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा आपका। ऐसी y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 लैम्डा, एंड 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 लैम्डा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे k कैप का टर्म है नहीं, यानी कि वो 0 k कैप होगा, तो 0 के साथ इसको इक्वेट, यहाँ से बेटा लैम्डा की वैल्यू आप निकालोगे -1/5 आ जाएगी। इस वैल्यू को बस यहाँ पे पुट करना है, आपके पास x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, -1/5, और y के साथ यहाँ पे 4 माइनस 3 -1/5। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे -2/3 -2/5 जब आप सॉल्व करोगे, तो ये आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा 13/5, एंड y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23/5 इसको सॉल्व करने के बाद। और z तो आपके पास 0 है ही ऑलरेडी। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, ये जो यहाँ पे लग रहे हैं, 13/5, 23/5 एंड 0। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका काफी ज्यादा ऐसे इस कॉन्सेप्ट का आगे यूज भी होने वाला है एक्सरसाइज। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतने ही हमने एग्जाम्पल्स करे हैं। तो एग्जाम्पल्स अगर आपको ये समझ में आए हो, तो आप उसके मतलब आगे मूव कर सकते हो एक्सरसाइज के साथ। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी करते करते क्वेश्चंस। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप से क्वेश्चंस ट्राई करो, जितने ट्राई कर सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, टाइम लगाओ, वॉट एवर यू वांट टू डू। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर ये आपको समझ में आया हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, और शेयर करना ना भूले। अगर आप चैनल पे हो फर्स्ट टाइम, तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।